आज हम पद परिचय के विषय में जानेंगे। पद क्या है, सबसे पहले जानते हैं। जब हम वाक्य में शब्दों का प्रयोग करते हैं तो जो शब्द वाक्य के अंदर प्रयोग किए जाते हैं या वाक्य के अंतर्गत आते हैं उन्हें पद कहा जाता है। और जब उन्हीं शब्दों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाया जाए तब उन्हें शब्द कहा जाता है। पद के 5 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। संज्ञा की सबसे पहले हम बात करते हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे मैंने कह दिया गंगा नदी, तो गंगा किसी पार्टिकुलर किसी एक नदी विशेष के विषय में हमें जानकारी मिली। अगर हमने नदी कह दिया तो नदी में तो पता नहीं बहुत सारी नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, कालिंदी, जो भी नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ। मैंने राम, तो राम एक पार्टिकुलर व्यक्ति की पहचान है कि राम है, लेकिन वहीं पे कह दिया लोग या मनुष्य, तो उसके अंतर्गत तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमें ये बोध होता है कि जहाँ पर किसी केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध हो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कावेरी, सिंधु, कृष्णा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण दिशाओं के नाम जो भी हैं, देशों के नाम भारत, अमेरिका, जापान। जब हम भारत कहेंगे तब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देशों के नाम कह देंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। पार्टिकुलर किसी का नाम लेकर इंगित करना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा को संबोधित करता है। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। अभी मैं कहता था गंगा नदी, तब वहाँ बोध होता था कि गंगा नदी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब जब मैं यहाँ नदी कहूँगा तो नदी से क्या है, पूरी जाति का बोध हो रहा। अर्थात उसमें गंगा भी हो सकती है, यमुना भी हो सकती है या सरस्वती भी हो सकती है। अर्थात जहाँ पे पूरी जाति का बोध कराने का काम किया जाए वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके विभिन्न उदाहरण जैसे मनुष्य, नदी, पहाड़, घर इत्यादि। भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में मनुष्य के भाव का प्रकट होना प्रधान होता है। जैसे मैंने कह दिया बुढ़ापा, लड़कपन, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। मित्रता, सुंदरता, गर्मी इत्यादि। अब हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बिल्कुल भिन्न है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। समूहवाचक संज्ञा में समूहता का बोध कराने की बात होती है। जिससे परिवार 1-2 लोगों का समूह नहीं होता, परिवार कई लोगों का मिला हुआ एक समूह होता है। सेना में एक व्यक्ति नहीं होता, सेना कई सैनिकों का समूह है। सभा, गिरोह, संघ, दल, मंडल, कुंज, गुच्छा, ढेर, श्रृंखला इत्यादि जो भी एक समूह को इंगित करने का काम करते हैं। अर्थात यहाँ समूहवाचक संज्ञा होगी। समझ में आ रहा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिन वस्तुओं को नापा जा सके, तौला जा सके, ऐसी वस्तुओं का जहाँ बोध होता है वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने कह दिया पानी को तो नापा जा सकता है, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, अर्थात ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध, इसको भी नापा जा सकता है। घी तौला जा सकता है। तेजाब, लोहा, सोना, चांदी, तेल, अर्थात जहाँ कितनी आसान सी पहचान है, उसके बावजूद भी हम लोग गलत कर देते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरी जाति या समूह का बोध हो। भाववाचक संज्ञा, जिससे मनुष्य के भाव का प्रकट होने का बोध हो। और समूहवाचक संज्ञा, जिससे पूरे समूह का बोध कराया जाए। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराया जाए। इस संज्ञा के 5 भेद हैं और बिल्कुल इनसे आया हुआ प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान है और इसे अच्छे से समझते हुए कंठस्थ करिएगा। अगला पार्ट सर्वनाम बहुत जल्दी लेके आऊँगा। धन्यवाद।